तो अपने छठे शिकार को ढूंढने आया था और वो मैं थी। ये एक चमत्कार ही है कि आज मैं जिंदा हूँ, पर जो बात आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है वो ये है कि उस आदमी का शिकार बनी मरी हुई उस लड़की उस रात मेरी जान बचाने के लिए आई। अब मुझे समझ आया कि उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा। तुम भी मुझे देख सकते हो। मैं काउंटर के पीछे बैठी कस्टमर के आने का इंतजार कर रही थी। मुझे रात की शिफ्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, पर ज्यादा आते हुए पैसों के लिए कौन मना करता है। बाहर बहुत ही भयानक तूफान आ रहा था, जिसकी वजह से दरवाजा हिल रहा था। मेरे फोन की बैटरी भी खत्म होने को थी। जैसे ही उसने दम तोड़ा, मैंने उसे चार्ज पर लगा दिया। अब मैं और भी ज्यादा बोर हो गई थी, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था और मैं खाली डंकिन डोनट की शॉप में बैठी थी। मैंने अपने लिए एक कप कॉफी बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि मैं अपनी शिफ्ट टाइम पर सोना नहीं चाहती थी। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ, पर आधी रात को डंकिन डोनट की शॉप पर, वो भी ऐसे भयानक तूफान में, ये मेरे लिए बहुत अजीब था। ये दुकान मेरे अंकल की है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और यहाँ पर पार्ट टाइम काम करती हूँ। मैं कोने के टेबल पर अपनी कॉफी का कप लेकर बैठ गई। तूफान और भी ज्यादा तेज हो गया था। मैं कॉफी का एक और सिप लेने ही लगी थी कि लाइट चली गई और उसी वक्त दरवाजे पर लगी बेल बजी। कोई शॉप में घुसा था। मुझे जल्दी से डर नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा, माफ कीजिए, लाइट चली गई है, आप जहां भी हैं वहीं खड़े रहिए, ओके। मैं किसी तरह काउंटर तक पहुंची और मैंने मोमबत्ती जलाई। जैसे ही मैंने देखने के लिए मोमबत्ती को ऊपर किया, अंधेरे से एक औरत का चेहरा ठीक मेरे सामने आ गया। वो आपने तो मुझे डरा ही दिया मैम। वो बहुत ही डरी हुई और रहस्यमय लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। जो कपड़े उसने पहने हुए थे जगह जगह से फटे हुए थे और उसकी सफेद शर्ट पर खून के धब्बे थे। ओह माय गॉड, क्या हुआ आपको? क्या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे लगता है आपको बैठ जाना चाहिए, आपको काफी चोट आई है। नहीं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो कभी भी यहाँ पहुँच सकता। क्या? कौन? आप किस बारे में बात कर रही हैं मैम? वो आदमी जो मेरा पीछा कर रहा है, वो जल्दी यहाँ आता होगा। तुम्हें जल्दी से पुलिस को फोन करना चाहिए। क्या कोई आपको मारना चाहता है? उसने ये पहले भी किया है और वो दोबारा करने से खतराएगा नहीं। मैंने उसके घर में और भी लाशें देखी हैं। पहले वो महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है और फिर उन्हें मार देता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये आदमी बिल्कुल पागल है। तुम जल्दी से पुलिस को फोन मिलाओ प्लीज। हाँ ठीक है, मैं पुलिस को अभी फोन करती हूँ, ओके। मैंने अपना फोन उठाया और फिर मुझे याद आया उसकी तो चार्जिंग खत्म है। दुकान के बाहर पे फोन लगा है। मैंने उस औरत की तरफ देखा और कहा, मैम मैं बाहर जाकर 911 पर कॉल करती हूँ। पीछे की तरफ वॉशरूम है, आप वहाँ जाकर खुद को साफ कर लीजिए। चिंता मत करिए मैम, आपको कुछ नहीं होने दूंगी, ओके। ये सब सुनने के बाद वो थोड़ी शांत हुई। मैंने उसे जाते हुए देखा। उसके पैरों पर चप्पलें नहीं थी, उसके पैर गंदे थे और जगह जगह से जले हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ही बुरे दिन देखे थे। मैंने एक छाता लिया और बाहर निकली। हवा इतनी तेज थी कि मुझे अपने साथ उड़ा ले जा सकती थी और बारिश की बूंदें इतनी जोर से चेहरे पर लग रही थी जैसे किसी ने छेद कर दिए। मैं पे फोन की तरफ गई और मैंने 911 पर फोन मिलाया। 911, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी हाँ मैम, बताइए। मैं हाईवे 14 पर स्थित डंकिन डोनट के एक आउटलेट से बात कर रही हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आई हैं जो बुरी तरह जख्मी हैं। वो एक आदमी के बारे में बता रही हैं जो उनका पीछा कर रहा है और औरतों का कत्ल करता है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। आपको जल्द ही यहाँ पुलिस को भेजना होगा, प्लीज। आप घबराइए मत मैम। क्या उस शॉप में आप दोनों अकेली हैं? हाँ, वो वॉशरूम में है और मैं यहाँ शॉप के बाहर पेफोन से फोन करने आई हूँ। ठीक है, आप शॉप के अंदर जाइए और उसे अंदर से बंद कर लीजिए। तब तक मत खोलिएगा जब तक पुलिस ना आ जाए। बाहर बहुत तेज तूफान है, इसलिए शायद उन्हें वहाँ पहुँचने में कुछ वक्त लग जाए। मगर डरिए मत, आपकी मदद के लिए हमने किसी को भेज दिया है, वो रास्ते में ही है। जैसे ही मैंने 911 का कॉल काटा और मैं मुड़ी, किसी गाड़ी की जगमगाती हुई रोशनी सीधे मेरी आंखों पर पड़ी। एक नीले रंग का ट्रक मेरे सामने आकर रुका। इससे पहले कि मैं ड्राइवर का चेहरा देख पाती, लाइट वापस आ गई और मैं शॉप के अंदर चली गई। मेरे अंकल हमेशा काउंटर के पीछे एक बेसबॉल बैट रखते थे। मैंने उसे अपने नजदीक रख लिया ताकि अगर मुझे उसकी जरूरत पड़े तो मैं उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकूं। एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल होगी शॉप के अंदर घुसा। उसका चेहरा अच्छे से शेव था और उसकी हरे रंग की आंखें थी। मैं किनारे पर बने वॉशरूम की तरफ देख सकती थी। वो औरत वहां से बाहर निकल रही थी, पर जैसे ही
उसने इस आदमी को देखा, वो फौरन अंदर छुप गई और कांपने लगी। हम दोनों की आंखें मिली और उसने इशारे से मुझे बताया कि यह वही आदमी है। तो ये वही आदमी था जिसके बारे में वो बात कर रही थी। मैं जानती थी कि पुलिस रास्ते में ही है और मुझे सिर्फ इतना करना था कि उस आदमी को उनके आने तक यहीं रोक कर रखना था। मैंने खुद को संभाला और जोश से कहा, डंकिन डोनट्स में आपका स्वागत है। क्या मैं आपका ऑर्डर जान सकती हूँ सर? काफ़ी तेज तूफान है आज बाहर। नहीं? हाँ, शुक्र है लाइट वापस आ गई। आप क्या लेना चाहेंगे सर? चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इस शॉप में अभी सिर्फ हम दोनों ही हैं? मुझे लगा कि शायद वो उस औरत को ढूंढ रहा है और जानना चाहता है कि वो यहाँ आई है नहीं। हाँ, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो तुम्हारा नाम क्या है? उसका मेरी तरफ ऐसा व्यवहार देखकर मैं हैरान थी। ये सब फालतू के सवाल पूछते समय वो मुझे बहुत ही घटिया नज़रों के साथ देख रहा था, पर मैंने अपना आपा नहीं खोया। सर, काफ़ी देर हो चुकी है और मैं इस शॉप को बंद करने ही वाली थी, तो क्या प्लीज़ बताएंगे कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? शॉप बंद करने वाली हैं? पर यहाँ तो 24/7 की सर्विस है ना? जी हाँ, ये शॉप मेरे अंकल की है, पर अभी इसकी इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए मैं आपसे एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं? उस आदमी की आंखों में गुस्सा भर आया। वो मेरे करीब आया और उसने कहा, तुम्हें मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। आखिरकार इस शॉप में सिर्फ हम दोनों ही हैं। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, मैंने बेसबॉल बैट अपने हाथ में लिया और जोर से उसके सर पर वार कर दिया। वो दर्द में चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया और उसने अपना सर पकड़ लिया। लगता है तुम बाकी लड़कियों की तरह मरने के लिए बहुत उतावली हो। पुलिस रास्ते में ही है। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, एक घटिया किस्म के आदमी। मैं जानती हूँ तुम उस औरत को ढूंढ रहे हो, पर इस बार मैं तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी, समझे? औरत? कौन सी औरत? वही। बाहर आ जाइए मैम, अब आपको और डरने की जरूरत नहीं है। वो औरत बाहर आ गई और इस बार वो डरी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी। जैसे ही वो उस आदमी के सामने आई, वो आदमी डरते हुए पीछे होने लगा। वो ऐसे पीछे की ओर जा रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास ना हो रहा। पर तुम तो तुम भी मुझे देख सकते हो, हाँ? जो सवाल उस औरत ने किया उससे मैं आश्चर्य में आ गई। वो उसे क्यों नहीं देख पाएगा? वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। और तभी मैंने पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनी। वो हमारी शॉप की तरफ ही आ रही थी और मैंने चिल्लाकर कहा, अब तुम जेल जाने वाले हो साइको कहीं के। पुलिस आई और उस आदमी को अरेस्ट करके ले गई, पर वो आदमी अपने होश आवाज में नहीं था। वो डर के मारे बेहोश हो गया और पुलिस को उठाकर उसे गाड़ी तक ले जाना पड़ा। मैं उनके साथ बाहर गई और मैंने पुलिस को समय पर आने के लिए धन्यवाद किया। उनमें से एक पुलिस वाला मेरे पास आया और उसने उस औरत के बारे में पूछा। मैंने उन्हें कहा कि वो औरत अंदर है। हम उस औरत को ढूंढने के लिए अंदर आए, पर वो जा चुकी थी। मैंने उसे वॉशरूम में भी ढूंढा, पर वो कहीं नहीं थी। जब हम उसे डंकिन डोनट्स की शॉप के अंदर ढूंढ रहे थे, हमने 2 पुलिस वालों को बाहर से चिल्लाते हुए सुना, सर सर, बाहर आइए जल्दी प्लीज। वो भागते हुए बाहर गया और उसके पीछे मैं भी। वो पुलिस वाले उस आदमी के नीले ट्रक के सामने खड़े थे और उसके अंदर देख रहे थे। उनके चेहरे फीके पड़ गए थे। जैसे ही मैं उस ट्रक के पास पहुंची, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों से जमीन खींच ली। मैं खड़ी की खड़ी रह गई और मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा। ट्रक के पीछे के हिस्से में एक औरत की लाश काले रंग के प्लास्टिक बैग में पड़ी थी। मुझे उसे पहचानने में कोई देर नहीं लगी। ये वही औरत थी जो लाइट जाने के फौरन बाद मेरी शॉप में आई थी। इस कहानी की गुत्थी सुलझी। उस आदमी का नाम मार्क था और वो एक सीरियल किलर था। वो घूमने आई औरतों को लिफ्ट देता और फिर उन्हें अगवा कर लेता। वो उन्हें अपने ट्रक के पीछे बने हिस्से में रखता। यहाँ वो उन्हें टॉर्चर करता और फिर मार देता था। पुलिस को उसी जगह पर 4 और बॉडीज मिली। उस रात वो अपने छठे शिकार को ढूंढने आया था और वो मैं थी। ये एक चमत्कार ही है कि आज मैं जिंदा हूँ, पर जो बात आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है वो ये है कि उस आदमी का शिकार बनी मरी हुई उस लड़की उस रात मेरी जान बचाने के लिए आई। अब मुझे समझ आया कि उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा। तुम भी मुझे देख सकते हो। मैं डंकिन डोनट्स के एक आउटलेट में रात की शिफ्ट करती हूँ। डंकिन डोनट की इस ब्रांच में हम पुलिस वालों को हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद के तौर पर फ्री कॉफी और डोनट्स देते हैं, और इसी वजह से मैं अपने इलाके के तकरीबन हर पुलिस वाले का नाम जानती थी। एक रात मैं रोज की तरह डंकिन डोनट के काउंटर पर काम कर रही थी जब मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आई। उस टाइम तक काफी रात हो चुकी थी और मेरे अलावा
रेस्टोरेंट में और कोई नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ वक्त के लिए अपना फोन देख सकती हूँ। फोन पर जो नोटिफिकेशन आई थी उस पर शहर में हुई किसी चीज की ब्रेकिंग न्यूज के बारे में लिखा था। मैंने जब उस पर टैप किया तो शहर में चल रही उस घटना का लेख मेरे सामने खुल गया। उस लेख के अनुसार शहर में एक आदमी गन लिए खुलेआम घूम रहा था। उसने हाल ही में एक पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या की थी, पर अभी तक उस आदमी की पहचान नहीं हुई थी। मुझे इस बात पर यकीन था कि ये खबर सच्ची होगी, पर क्योंकि मैं इतने बड़े शहर में रहती थी जहां लाखों लोग बसते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता था कि इस आदमी से मुझे कभी कोई नुकसान हो सकता है। मेरे देश में आए दिन लोगों पर गोलियां चलती हैं, और क्योंकि शायद मैं यही सब देखकर बड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे अब इन बातों से डर नहीं लगता। जैसे ही मैंने इस लेख को पढ़ा, रेस्टोरेंट में किसी के आने का संकेत हुआ और मैंने फौरन अपना फोन रख दिया। बिखरी हुई हालत में एक पुलिस वाला अंदर आया। उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जो उससे काफी बड़ी थी, और इतनी रात होने के बावजूद उसने अपने सर पर टोपी और आंखों में चश्मा भी पहना हुआ था। हमारे बाकी पुलिस कस्टमर्स की तरह मैंने इस ऑफिसर को नहीं पहचाना। मुझे लगा कि शायद हाल ही में उसकी नियुक्ति हुई है और जरूर ही आज की रात उसके लिए मुश्किल रही होगी, या फिर कुछ समय पहले ही उसकी बदली इस शहर में हुई होगी। गुड इवनिंग सर। आज का दिन मुश्किल रहा? हाँ, कह सकते हैं। मैं जानती हूँ कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आप 2 मिनट रुकिए। मैं फौरन ही उनके लिए अलग अलग तरह के डोनट्स पैक करने लगी। सभी आने वाले पुलिस ऑफिसर्स की तरह मैं उनके लिए भी 12 डोनट्स का डिब्बा बना रही थी। जैसे ही मैंने उसे बनाना खत्म किया, मैंने उस काउंटर पर रख दिया। ये आपके लिए हमारी तरफ से ऑफिसर। थैंक यू मिस। ये सुनकर उन्हें चैन की राहत मिली और उनके कंधों ने आराम लिया। जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो मुझे दिखा कि उनके चेहरे पर एक लंबा घाव था जिस पर टांके लगे हुए थे। हमारी रक्षा करने पर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए ये हमारी ओर से छोटी सी कोशिश है। आप कैसी कॉफी लेना पसंद करेंगे? ब्लैक प्लीज। अभिलाई, आप ये साथ ले जाना चाहेंगे या फिर यहीं पीना चाहेंगे? मैं यहीं पीऊंगा, ये मेरा ब्रेक टाइम है। मैंने ऑफिसर के लिए उनकी कॉफी बनाई और उसे फ्री डोनट्स के साथ एक ट्रे में रख दिया, और उन्होंने ट्रे उठाई और रेस्टोरेंट के एक दूर रखे टेबल की ओर जाकर अपना वक्त आराम से बिताने लगे। कुछ वजहों से उन ऑफिसर ने अपनी टोपी और चश्मा खाते वक्त भी नहीं उतारा। ये थोड़ा अजीब था, पर मैं उन्हें इस बात के लिए टोक नहीं सकती थी या परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ वक्त अकेले शांति में बैठना चाहते थे। कुछ 20 से 25 मिनट बाद रेस्टोरेंट में एक और पुलिस वाला दिखाई दिया। इन्हें मैं पहचानती थी। वो मेरे पास काउंटर तक आए। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो कुछ परेशान थे। हे जिम, रोज वाला ऑर्डर। जिम को जेली डोनट्स बहुत पसंद थे, इसलिए मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखती थी कि जब भी आए तो मैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा जेली डोनट्स पैक करूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सूजन, पर आज मैं काम पर हूं। क्या कोई चिंता की बात है? क्या तुमने गनमैन की खबर नहीं सुनी जो खुलेआम शहर में घूम रहा है? हाँ, थोड़ी बहुत। क्यों? खबर है कि वो यहीं आया है। जिम ने अपनी जेब से फोन निकाला और मुझे एक आदमी की तस्वीर दिखाई जिसने मिलिट्री के कपड़े पहने थे। इस आदमी पर हमें शक है। ये साइना में जानवरों का डॉक्टर था और उसने कुछ ही समय पहले एक पुलिस ऑफिसर को PTSD के एक एपिसोड के दौरान गोली मारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसने उनकी यूनिफॉर्म भी चुरा ली। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? मैंने उनके फोन में उस तस्वीर को ध्यान से देखा। उस आदमी की तस्वीर को देखकर मेरे दिमाग में कोई घंटी नहीं बजी जब तक मेरा ध्यान उसके चेहरे पर लगे घाव और उसके टांकों पर नहीं गया। ये वही घाव था जो मैंने उस अनजान पुलिस वाले के चेहरे पर देखा था, वही जो जिम से पहले इस रेस्टोरेंट में आया था। मैं डर के मारे ठंडी पड़ गई जब मुझे एहसास हुआ कि एक हत्यारा हमारे रेस्टोरेंट में बैठा है। इससे पहले कि मैं जिम को उस आदमी के बारे में बता पाती, पूरा रेस्टोरेंट एक आवाज से गूंज उठा और मेरे कान कुछ पल के लिए सुन्न हो गए। उस आवाज के बजने के कारण मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली, मैंने अपने सामने जिम को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी और उसकी छाती पर गोली का निशान। वो घायल होकर जमीन पर गिर गया और मैं उसे देखती रही। वो खूनम खून हो चुका था। उसके पीछे वो पुलिस ऑफिसर खड़ा था जो वास्तव में पुलिस के भेष में एक हत्यारा था। मैं बुरी तरह डर गई और उसी डर में मैंने उसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने अपने हाथ उठा लिए और डर के कारण मेरी धड़कनें तेज हो गई। प्लीज गोली मत चलाना। उस आदमी ने मुझे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे मैं यहाँ थी ही नहीं। वो मुड़ा और उस टेबल की ओर वापस चला गया जहाँ उसका खाना पड़ा था
और अपनी पिस्टल को टेबल पर रखकर वापस से खाने लग गया। डोनट्स खाते हुए वो अपना अकेला वक्त बहुत अच्छे से बिता रहा था। अगले 15 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ियां डंकी डोनट्स के बाहर आ गई। खिड़की से मैं लाल और नीले रंग की लाइट्स आसानी से देख पा रही थी। एक पुलिस वाले ने लाउडस्पीकर की मदद से गनमैन से बात करने की भी कोशिश की। उन्हें लगा कि उस गनमैन ने मुझे बंदी बनाकर रखा था, जो एक तरह से सही भी था। मैं उस जगह से 1 इंच हिलने में भी कतरा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं उस आदमी से इतनी करीब की दूरी पर थी कि मुझे उसकी गोली आसानी से लग सकती थी। इसलिए मैंने अपने काउंटर वाली जगह पर पूरे समय हाथ ऊपर करके खड़ी रही और बस यही दुआ करती रही कि उस आदमी का दिमाग ना सनके और वो मुझे गोली ना मारे। उसका खाना खत्म होने के दौरान मैं उससे कुछ कहने की थोड़ी सी हिम्मत जुटा पाई कि जैसे ही उसने अपना आखिरी डोनट खत्म किया, मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? उस गनमैन ने डोनट की आखिरी बाइट खाकर बड़े प्यार से एक टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ किया, टेबल पर रखी अपने पिस्टल को उठाया। मुझे लगा कि अब मैं बस मरने ही वाली हूँ, लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अपना आखिरी खाना खत्म कर रहा हूँ। और उन आखिरी शब्दों के साथ उसने बंदूक अपने मुंह में डाली और खुद को गोली मार दी।